हेलो ऑल होल हेलो हेलो वी होप यू ऑल आर फाइन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन आपके मिड टर्म या हाफ ईयरली के एग्जाम के लिए केमिकल रिएक्शन चैप्टर की, जो कि साइंस का आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th का। तो ये 2023-24 में बेस्ड हमारे लेटेस्ट नोट्स हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एज यूजुअल मिल जाएगा ज़रूर ही, और उसके साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी अवेलेबल हैं ये नोट्स। वैसे तो ये नोट्स है, इसमें केमिकल रिएक्शंस के नोट्स है, सब चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो रही होंगी। हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स है, एक्सप्लेनेशन हम आपको यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में ट्राई करेंगे कि दे सकें, ठीक है। तो इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ भी आपकी सॉल्व हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी है, थोड़ा डिटेल में है। अभी अगर टाइम ना हो तो मत देखना वीडियो सॉल्यूशन, बट थोड़ा डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन आपका है, ठीक है। वैसे तो वीडियो सॉल्यूशन यही हो जाएगा आपका फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन, सारी ही चीज़ें आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंड तक, ठीक है। और यहाँ पे आके हमारे ये अलग अलग लिंक है चैनल्स वगैरह के, बाद में बताते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेज पे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है आपकी केमिकल रिएक्शन की। इतना तो पता ही होगा, जब एक सिंगल सब्सटेंस या मोर सब्सटेंस अपने अंदर कुछ एवोल्यूशन करते हैं या कुछ अलग रिएक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, या किसी अलग सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं, तो जब वो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या एक सब्सटेंस अपने आप में कुछ चेंज लाता है या अपने आप में कोई रिएक्शन करता है एनवायरमेंट से, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। क्या लिखा हुआ है, इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस सिंगल और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। वो रिएक्शन करेंगे अपने एक न्यू सब्सटेंस को बनाने के लिए। ओके दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि अब एक्टिविटी हम आपको समझा देते हैं। देखो एक्टिविटी बेसिकली मैग्नीशियम रिबन के ऊपर है। मैग्नीशियम रिबन उन्होंने बोला लेना, और उन्हें आप ऐसे क्या कहते हैं, एक चिमटे टाइप में पकड़ लेना। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, उसे सबसे पहले तो आपको रब करना होगा। रब क्यों करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारी एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसे हमें रिमूव करना होता है, इसलिए हम उसे रब करते हैं। क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आप उसे बंद करोगे। जैसे ही बंद करोगे तो वाइट ऐश आपकी आएगी प्लेट के अंदर, जिस के ऊपर आप उसे रखोगे। तो ये वाइट ऐश जो होगी हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी। तो ये वाली जो एक्टिविटी है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेसिकली समझा रही है, और ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखना। ओके, डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पे लिखी हुई है सॉल्व एक्टिविटी है, क्वेश्चनिंग एक्टिविटी नहीं दे रखी मैंने, यहाँ पे सॉल्व एक्टिविटी दे रखी है। तो यहाँ पे एक हमारी प्रेसिपिटेट की एक्टिविटी है, इसे भी आप समझ सकते हैं। हमारी बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की हमारी एक्टिविटी है, जिसके अंदर हमें बता रखा है पोटेशियम आयोडाइड के बारे में और नाइट्रेट सॉल्यूशन के बारे में। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा लेड आयोडाइड बन जाएगा और हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा येलो कलर का लेड आयोडाइड, क्योंकि दोनों का ही जो वेट है या मास है जो बहुत ज़्यादा हैवी है, और वो नीचे को आ जाएगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म हो जाएगा, और ऊपर से यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का। ओके, तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट हमारा ये आ जाता है हमारा जिंक ग्रैन्यूल्स का। जिंक ग्रैन्यूल्स देंगे, फिर इसके साथ साथ आप क्या करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हमको थर्ड एक्टिविटी समझा देते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी थर्ड के अंदर हमारा क्या दे रखा है, जैसे कि मैं समझा ही रहा हूँ आपको, कि इसके अंदर एक हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क लेना है, इसके अंदर हमारे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, उसके बाद जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करना है। जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक के हमारे टुकड़े ऐड करने हैं। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो हमारा जिंक सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा। उसी के साथ साथ हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स हैं ये पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बबल्स हमारे हाइड्रोजन गैस के हैं, और वो हमारा बीकर या कॉनिकल फ्लास्क जो है ये हमारी हीट करेगी, ठीक है, हीट करेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर राइजिंग टेम्परेचर होगा, ठीक है। ओके, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप का हो जाएगा। तो वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी वालों को थोड़ा समझा देते हैं। देखो भाई, हिंदी वालों के लिए भी सेम टू सेम चीज़ है। हिंदी वालों ने अगर देखा पार्ट वो वाला भी देख लेना, साथ साथ जो इंग्लिश वाला समझा रहा हूँ काफ़ी तक समझ में आ रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक पदार्थ हमारा कोई अभिक्रिया करता है एक नए पदार्थ को बनाने के लिए, या दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं एक नए पदार्थ को बनाने के लिए, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के लक्षण यहाँ पे दे रखे हैं। सॉरी दोस्तों, अब आपको चेंजेस बताना भूल गया, डायरेक्ट एक्टिविटीज़ पे आ गया एक, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो हिंदी में समझा देता हूँ आपको, इंग्लिश में भी मैं वहाँ पे साथ साथ बोलता रहूँगा, जैसे हिंदी वाले को भी बढ़ता रहे। तो हमारा सबसे पहले आता है प्रतिक्रिया के लक्षण, ठीक है। तो हमारा प्रतिक्रिया के लक्षण हो जाएगा, एक होता है अवस्था में परिवर्तन, किसी गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर हो गया, और हमारे अभिषेक का बनना, अभिषेक का नए नए प्रेसिपिटेट का बनना, हमारा अभिषेक का बनना हो गया, ठीक है दोस्तों। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा अवस्था में चेंज यानी चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट ये हमारा हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया, अभिक्रिया वाला हो गया, ठीक है। तो यही सारे हमारे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 5 तरीके के यहाँ पे भी दे रखे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्या क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, तापमान का बढ़ना। तो यही सब हमारा होता है। 5 तरीके के अलग अलग हमारे होते हैं रिएक्शन के टाइप्स।
ये कह सकते हैं आप इन्हें देख के, ये हमारी कंडीशन है जिसे देख के हम बता सकते हैं कि कब हो रहा है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी गतिविधियाँ। देखो दोस्तों इसके अंदर आपको वही देखा, मैग्नीशियम रिबन लेनी, मैग्नीशियम की रिबन लेनी है, उसे पहुँचना है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की एक हमारी परत जम जाती है, फिर इसके बाद उसे जलाना, फिर इसके बाद आपको सफ़ेद कलर की राख मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करेंगे तो हमारा नीचे मिलेगा आपको लेड आयोडाइड, जो हमारा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ जाएगा, सॉल्यूशन येलो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी जिसके अंदर आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल डालना। सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हमारी पास हो जाएगी और हमारा जिंक सल्फेट बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एक्टिविटी है कुछ हिंदी के अंदर। आई होप समझ में आ रहा है, तो रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? देखो केमिकल इक्वेशन हमारा बेसिकली होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम उसे क्या करें, अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली शो करने की कोशिश करें, तो उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को मैंने एनसीईआरटी की मदद से बनाया है, तो आप इसे जाकर डायरेक्ट एग्जाम में भी लिख आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में हमारी ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जिस एग्जांपल की थोड़ा समझने, द सिंपलेस्ट वे टू राइट द फॉर्म। यहाँ पे एक अच्छा ऐसा तरीका दे रखा है। तरीका क्या है कि आप इस तरीके से वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन से लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं इसका, आप कह सकते हैं, अभी तो मैंने वर्ड इक्वेशन समझा रखा, आगे हम सिंबॉलिक तरीके से भी इसे करने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। इस साइड वाले को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो हमारे रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारा निकलता है उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और एक स्मार्ट स्टडी टिप्स, ये इस नोट्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स समझना है ना, कैसे समझना, तो उसके ऊपर मैंने नोट्स के ऊपर एक अलग वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा मैं नोट्स किस तरीके से है, ठीक है। वैसे मैं आपको समझाते रहा हूँ स्मार्ट स्टडी टिप क्या होता है, सब उसमें बता दूँगा। ये स्मार्ट स्टडी टिप आप समझ लो। अब दोस्तों देखो, अब बात यह है कि अगर आप इसके अंदर क्या करो, अब देखो ये इतना बड़ा है इक्वेशन, अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ी इक्वेशन मिल जाती है तो आप उसे लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप छोटे वे से बन सकते हो सिंबल्स के थ्रू। सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। सिंबल्स देखो दोस्तों 9th के अंदर थे हमारे, सिंबल्स वगैरह आपको याद होने ही चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिंबल्स वगैरह आप याद कर लेना, और उसके साथ तो उस तरीके से हमारा क्या होता है, लंबी लंबी इक्वेशन भी हम छोटी छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमारी स्मार्ट स्टडी टिप है, और आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ा जानते हैं कि हम अपनी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी हम अपनी इक्वेशन को कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं कि हाँ ये कैसी इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें कुछ वेज दे रखे हैं कि हम अपनी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकें। यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए हमें कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब देखो इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें 3 कंडीशन दे रखी है। इस तरीके 3 तरीक़ों से हम बता सकते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी इन्फॉर्मेटिव हमारी इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट को बता दो उसे कि फिजिकल स्टेट क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या एक्वस है, सॉल्यूशन है क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम हीट चेंज बता सकते हैं कि कितना हीट चेंज आया, गर्म हुई है, ठंडी हुई है। इसके बाद हम कंडीशंस बता सकते हैं कि कंडीशंस किस कंडीशन में लिया है, इसने प्लेस की ज़्यादा हीटिंग में लिया है, इलेक्ट्रिसिटी देने पे लिया है, क्या हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। हम यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉलिड के लिए S लगाओगे, लिक्विड के लिए L लगाओगे, और एक्वस के लिए Q लगाओगे, और गैस के लिए हमारा G लगाओगे। ये हमारे फिजिकल स्टेट्स के सिम्बल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन, जो आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने वही लिख रखा नोट्स में, एक्स्ट्रा नहीं लिख रखा। हाँ तो दोस्तों अब पढ़ लेते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि क्लास 9 के अंदर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान से रिकॉल करोगे तो उसके अंदर जैसे कि हमें बताया गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए हमारी केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर दोनों ही तरफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे दोनों ही तरफ का मास इक्वल होना चाहिए। तो उसी को करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड। इस तरीके से हम उन्हें बैलेंस करते हैं। कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम उन्हें क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो आप देखो इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्यार से जिंक सल्फेट का एग्जाम्पल दे रखा है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। लेकिन ये तो हमारी खाली वर्ड इक्वेशन हो गई। अब ये वर्ड इक्वेशन से तो हमारा थोड़ी काम चलने वाला दोस्तों, वर्ड इक्वेशन से थोड़ी हमारा काम चलने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली बदलेंगे। अल्फाबेटिकली जैसे ही बदलेंगे, अल्फाबेटिकली बदल के हम आपको आगे अब इसे अल्फाबेटिकली बदलने के बाद हम इसे बैलेंस करेंगे। देखो अब Zn का यहाँ पे जिंक का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और H2 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं। इधर SO4 यानी हमें सल्फेट के 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे SO4 जो है हमारा एक ही होता है, सल्फेट एक ही होता है, तो एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक का एक मॉलिक्यूल, सल्फेट का एक मॉलिक्यूल, H2 का 2 मॉलिक्यूल। तो इधर हमारी इक्वेशन ये प्रॉपर बैलेंस है, तो हम कह सकते हैं कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं। लेट अस एग्जांपल द डिफरेंट
एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एरो के बोथ साइड जितने भी हैं ना, देखो अब यहाँ पे देखो समझा रखा ना कि Zn के एक मॉलिक्यूल है, H के दो मॉलिक्यूल हैं और सल्फेट के एक मॉलिक्यूल है और हमारे SO4 के चार मॉलिक्यूल है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दोनों तरफ सेम है, तो ये हमारी बैलेंस है इक्वेशन। तो इस तरीके से एक एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी वालों को समझाते हैं। तो हिंदी वालों देखो ज़रा रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसे हमें क्या करना होता है, छोटे तरीके से दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ABCD की फॉर्म में या उसके सिम्बल्स यानी उसके जितने भी प्रतीक होते हैं उनके द्वारा हम उन्हें दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो समीकरण होता है वो छोटा होता है, उससे हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे आपकी डेफिनेशन या कह सकते परिभाषा लिखी हुई है, परिभाषा को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसे ही आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। इसे सरल करने के लिए शब्द समीकरण, उपरोक्त प्रतिक्रिया के लिए शब्द समीकरण होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम प्लस। तो यहाँ पे एक हमारा उदाहरण दे रखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ विकारक है यानी रिएक्टेंट्स है, और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के निकलेगा जो कि हमारा उत्पाद यानी हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी SST स्मार्ट स्टडी टिप है कि रासायनिक समीकरणों को हम छोटा लिखने के लिए क्या करते हैं, उन्हें उनके प्रतीकों के रूप से लिखते हैं जिससे कि वो छोटे लगते हैं। अब उसी के साथ साथ आगे क्या समझा रखा है, इन्हें और जानकारी पूर्वक बनाने के लिए हम 3 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनके भौतिक अवस्था को दर्शा सकते हैं, उसी के साथ साथ हम ये दर्शा सकते हैं कि इनके तापमान में कितना या ऊष्मा में कितना हमारा इनमें बदलाव आया है। उसके साथ साथ हम उनकी जो कंडीशन है या कह सकते हैं उस समय का जो उनका नज़ारा है वो दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम भौतिक अवस्था को किस तरीके 4 तरीके से दर्शा सकते हैं। हमारा अगर ये भौतिक ठोस है तो हम इसे सॉलिड में दर्शाएंगे, हमारा ये लिक्विड है यानी क्या कहते हैं द्रव्य है तो लिक्विड से दर्शाएंगे। वही हमारा ये एक्वस है, पानी का बना हुआ घोल है तो हम इसे एक्वस AQ से दर्शाएंगे, और गैसियस यानी हवा है तो गैस से दर्शाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं संतुलन रासायनिक समीकरण। अब देखो ये देखो, अब हमें ना क्या कहते हैं क्लास 9 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए कि क्लास 9 के अंदर तुमने एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था तुमने कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को तुमने पढ़ा होगा। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या कहता है हमसे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी आपको पता लग ही जाएगा। देखो द्रव्यमान का संरक्षण नियम हमसे कहता है कि ना तो हमारा द्रव्यमान बनाया जा सकता है ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जब भी एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसके अंतर्गत हमारे दोनों ही तरफ अभिकारक और हमारे जो उत्पाद होगा दोनों ही तरफ हमारे जितने भी हमारे परमाणु होंगे या अणु होंगे उनका जो मास है, उनका जो भार है, उनका जो द्रव्य है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बैलेंसिंग या संतुलन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे हमें एक उदाहरण के सहित समझते हैं। उदाहरण है हमारा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसके अंदर हमारी ये वर्ड इक्वेशन या कह सकते हैं शाब्दिक हमारी समीकरण लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जिंक का सिंबल होता है, ये आप क्लास 9 में समझाया करूँगा, वहाँ पे आप याद करना। ठीक है, अब देखो जिंक को हमने H2 और SO4 से रिएक्ट करा है, थोड़ा यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस की गलती कोई नहीं, तुम देख लेना है ना। तो इसका हमारा बन गया जिंक सल्फेट और बन गया यहाँ पे H2। अब देखो यहाँ पे जिंक के दोनों तरफ एक मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन के दोनों तरफ दो मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे हमारा SO4 के दोनों तरफ एक मॉलिक्यूल्स हैं और O के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, SS के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सब चीज़ें हमारी संतुलित हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आई होप आप इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो दोस्तों हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स क्या होता है, टाइप्स को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखो टाइप्स होते हैं हमारे 5 तरीके के टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो हमारे केमिकल रिएक्शन मिलके दो हमारे पदार्थ या सॉरी दो हमारे एटम्स मिलके दो एलिमेंट मिलके एक नया एलिमेंट को फॉर्म करते हैं या नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन, जब वही सब्सटेंस एक टूट के दो या दो से अधिक हमारे अलग सब्सटेंस देता है तो डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट, जब एक हमारा अणु या परमाणु हमारा हमारा एक एटम जो है दूसरी तरफ चले जाएगा, मतलब क्या कहते हैं वो देखेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जो हमारा हाई रिएक्टिव मेटल होगा लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा और वहाँ पे खुद जाके बैठ जाएगा उसकी जगह पर। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस का चार्ज देकर आयन्स के हिसाब से हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया या हाइड्रोजन हट गया तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। वहीं रिडक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन लग गया तो वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है। तो ये वाले रिएक्शंस होते हैं हमारे। तो इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, लेकिन तो कुछ एक्टिविटीज़ को ज़रा समझ लेते हैं।
अब देखो दोस्तों, इस एक्टिविटी को फटाफट से समझते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमारा क्या है, क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर इन्होंने वाटर डाला और वो वाटर डालते ही पता है क्या हो जाएगा, वाटर डालते बहुत ज़्यादा हीट होगा और हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रोड्यूस करेगा, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा हमारा फास्ट होता है। अब यहाँ पे देखो ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, यह होता क्या है, क्विक लाइम से। और इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कहते हैं हमारा स्लैग लाइम, जिसके अंदर पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है और हीट हमारी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारा होता है। अब इसके अंदर एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर आपका एग्जाम 100% बनना है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 100% बनना है। इसके अंदर हमारे बता रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हम वाटर डालते हैं तो उसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये है, जिसे हम स्लैग लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। यहाँ पे आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी तो हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा तो वो हमारा मिल्की वाटर टाइप का दिखेगा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं हमारा लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना साले को, और ये हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब एक सिंगल हमारा सब्सटेंस टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर, तो हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो वापस हमारे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके हमारा बता रखा है अब इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, वही अगर हम लाइट से करते हैं तो इसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन हम इसे कहते हैं, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं अगर हम लाइट से करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने देख लीजिएगा। अब आगे हिंदी वालों के लिए बढ़ते हैं। हिंदी वालों के लिए देखो, हिंदी वालों अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 5 तरीके की रासायनिक अभिक्रिया होती है। संयोजन प्रतिक्रिया होती है, अपघटन प्रतिक्रिया होती है, विस्थापन प्रतिक्रिया होती है और डबल विस्थापन यानी द्वितीय विस्थापन प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर डबल लिख गया, कोई बात नहीं। ऑक्सीकरण की कमी प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण में क्या होगा, जब हमारा ऑक्सीजन का कोई परमाणु आके किसी भी सब्सटेंस के साथ बैठ जाएगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। और वहीं अगर उसका हाइड्रोजन हट गया तो भी हम कह देंगे क्या, ऑक्सीकरण हो जाएगा। वहीं अगर हाइड्रोजन लग गया तो हम कह देंगे कमी प्रतिक्रिया हो गया। और अगर हम वहीं अगर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट गया तो हम कहते हैं हाँ ये हमारा ऑक्सीकरण नहीं हुआ या कमी हो गया। फिर इसके बाद अगर हमारा ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन हट गया तो हमारा कमी हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो क्या कहते हैं, कमी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। संयोजन में क्या होता है, संयोजन के अंदर 2 से या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक हमारा पदार्थ का उत्पाद करते हैं। अपघटन के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा होता है बिल्कुल। एक पदार्थ हमारा टूटता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अंदर। विस्थापन के अंदर क्या होता है, जो ज़्यादा हमारा रिएक्टिव कह सकते हैं, ज़्यादा प्रतिक्रियाशील जो हमारा परमाणु होगा वो हमारे कम प्रतिक्रियाशील वाले परमाणु को हटा देगा, तो उसे हम कहते हैं हमारा विस्थापन। और डबल विस्थापन में होता है हमारा आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आयंस यानी प्लस माइनस का जो हमारा साइंस होता है उनका एक्सचेंज होता है, आगे भी समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो संयोजन में जैसे कि मैंने आपको बताया, डेफिनेशन में रीड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ तुम एग्जाम के अंदर इसे लिख के आ सकते हो कि हमारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है वो हमारा क्या करेगा, होएगा इसके अंदर ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये गतिविधि दर के जिसके अंदर हमारा चूना दे रखा है, कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, जो हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारा अभिक्रिया करता है, वो हमारा पानी के साथ अभिक्रिया करेगा और केमिकल क्या कहते हैं, भूजा चूना देगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे क्विक लाइम कहते हैं और इसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं या भूजा चूना कहते हैं, जो भी है ना। तो इसे याद कर लेना। और इस वाले में से आपका ज़रूर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। इसके अंदर मैं बता रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जब हमारा रिएक्ट करता है वाटर से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। फिर इसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बता रखा। और उसके बाद अगर हम उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो मिल्की दूधिया हो जाता है। दूधिया होने के बाद वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि हमारा चूना पत्थर कहलाता है, ठीक है। चूना पत्थर वो हमारा कहलाता है, ठीक है। अब अपघटन प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं। अपघटन, तो दोस्तों अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपघटन प्रतिक्रिया के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपको अपघटन के बताइए कि 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है एक हमारा पदार्थ, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर आप हीट पास आउट कराओगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना दे देगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। वहीं अगर ये विद्युत के साथ होगा तो विद्युत अपघटन कहलाता है, और वहीं अगर ये हमारा रोशनी के साथ होता है तो रोशनी अपघटन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वालों के लिए। इंग्लिश वालों का बहुत सारी एक्टिविटीज़ आने वाली है, ज़रा समझते हैं उन्हें। तो एक्टिविटी 1.5 देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है, देखो समझ लो इसे। इसके अंदर क्या कर रखा है, फेरस सल्फेट को लाएंगे और इसे हीट करेंगे। जब उसे हीट करेंगे तो उसके अंदर सल्फेट गैस हमारी बाहर हो जाएगी, सल्फेट गैस बाहर हो जाएगी और अंदर हमारा ये ब्राउन कलर में फेरिक ऑक्साइड निकल ही आएगा, ठीक है। तो बस यही हमारी इस एक्टिविटी के अंदर समझा रखा और डिटेल में पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आती है
नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमें समझ आया था लेड नाइट्रेट लेना हो, सही से जला होगा तो उसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास हो जाएगी और हमारा उस टेस्ट के अंदर लेड मोनोऑक्साइड हमारा बच जाएगा, जिसका कलर कुछ ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। ठीक है, तो यही हमारे इस एक्टिविटी के अंदर समझा रखा और डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो अब अगला आता है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर से अच्छा खासा हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर क्या है हमारा, सबसे पहले हमें एक जाल लेना होगा, जाल लेंगे, जाल के अंदर दो हमारे इलेक्ट्रोड जो हमारी क्या कहते हैं उसे, सबसे पहले क्या करेंगे, जाल लेंगे, फिर क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड्स लेंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोड्स लेंगे, फिर इसके ऊपर हमारे टेस्ट ट्यूब्स लाएंगे जो कि उल्टी करके लगी होंगी, फिर ग्रेफाइट की रोड्स होंगी हमारी, फिर उल्टी टेस्ट ट्यूब्स लाएंगे, फिर इसके अंदर हमने वाटर भरा है, उसके साथ हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसके अंदर अभी यहाँ पे कैथोड एनोड को कनेक्ट कर देंगे, स्विच वायर से कनेक्ट कर देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे। ठीक है, एक एनोड है यहाँ पे इधर और ये कैथोड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है। यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, फिर इसके हमने वाटर डाला, फिर इसके बाद हमने क्या करेंगे, इसके अंदर एसिड भी डाल देंगे। एसिड क्यों डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों जिससे कि ये पानी जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। और यहाँ पे एक रबड़ का स्टॉपर लगा रखा है, हमने रबड़ का स्टॉपर लगा रखा है, और प्लास्टिक का मग होना चाहिए जिससे कि आपको करंट वगैरह ना लगे इसे करते में। ठीक है, तो पूरी सेफ्टी के साथ करेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, अब हम इसे जब स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने का यहाँ पे करंट दौड़ेगा तो हमारा क्या होगा, पानी जो 2 भागों में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज हमारा हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास जाके इकट्ठा हो जाएगा, और वही हमारा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास जाके इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो एक्सेप्शंस होते हैं, कह सकते हैं जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अलग जो डिफरेंट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, जिससे कि हम वाटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ पे समझ लेना, समझना चाहो तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं भाई। तो हिंदी वालों की बारी रहती है, हमारा इसके अंदर है देखो, सबसे पहली और दूसरी तीसरी एक्टिविटी फटाफट से मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे एक्टिविटी है इस पेज पे, तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा फेरस सल्फेट दे रखा है, फेरस सल्फेट का जो है फेरस सल्फेट को ले रखा है, उसे सही से जलाया गया, जलाने के बाद क्या है हमारा इसके अंदर सल्फर गैस पास आउट हो जाएगी, और इसे जलने अंदर हमारा फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि हमारा लाल सा भूरे से कलर का होता है। ठीक है, कुछ लाल ब्राउन से कलर का, हमारा लाल कत्थई से कलर का हमारा फेरस ऑक्साइड इसके अंदर बच जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लेड नाइट्रेट को जलाएंगे, नाइट्रेट को जलाएंगे तो इसके अंदर लेड ऑक्साइड बचेगा। ठीक है, लेड ऑक्साइड बचेगा तो लाल भूरे रंग का होगा, और सॉरी लाल भूरे रंग का होगा, और ये जो होता है ये खाली भूरे रंग का होता है। ठीक है, सॉरी लाल भूरे रंग का ये होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, फिर हमारा इसके अंदर से बाहर जाएगी हमारी कौन सी गैस जाएगी बाहर हमारी। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूमस की तरह जाएगी, ब्राउन हमारा फ्यूमस क्या मतलब कह सकते हैं बदबू टाइप की आएगी, ब्राउन धुआं सा आएगा, भूरा सा। ठीक है, तो वो हमारा निकल जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के नाम से, जो कि हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ तो भाई यहाँ पे तो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ, बहुत जल्दी समझा दूंगा मैं तुम्हें, और तुम क्या होगे, हाँ भैया बढ़िया समझा। देखो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम 2 रॉड लेने वाले जो कि ग्रेफाइट हमारे तत्व के होंगे, ग्रेफाइट के तत्व की हमारी 2 रॉड होंगी, जो एक होगी हमारी एनोड और एक होगी कैथोड। ठीक है, तो एक हमारे यहाँ पे पॉजिटिवली यानी प्लस वाले चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिवली। ठीक है, तो हमारी एक सकारात्मक नकारात्मक होगी, इस तरीके से समझ लो कुछ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारा प्लास्टिक का मग्गा लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर पानी डालने के बाद हम उसके अंदर अमल डालेंगे, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, जैसे कि हमारा कंडक्टिव मतलब इसके अंदर से हमारी बिजली पास हो सके। ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी से इन्हें तारों के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, बीच में यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, और यहाँ पे रबड़ की हमारी जो है रबड़ स्टॉपर लगा देंगे वहीं पर, जिससे कि निकले ना हमारा बाहर है ना, जिससे पानी वाली ना निकले इसलिए। और ये हमारे टेस्ट ट्यूब्स हमारी से उल्टी करके लगा देंगे। अब क्या होगा, जब पानी जो मिलकर बनता है वो H2O से मिलकर बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन जो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहीं ऑक्सीजन जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब हमारा ऑक्सीजन जो है उस पर नकारात्मक हमारा साइन होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास जाके इकट्ठा हो जाएगा, और हमारा पॉजिटिव यानी सकारात्मक जो हमारा ऑक्सीजन नहीं है, नकारात्मक है, वो हमारा सकारात्मक हमारे एनोड के पास जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों अगले पेज पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। देखो दोस्तों नोट्स के अंदर यहाँ पे गलती से मेरे से इरेज हो गया था, अब ये पूरा नोट्स एडिट हो गए, तो मेरा पूरा नोट्स तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा था। यहाँ पे लिखा था रिएक्शन इन विच एनर्जी। देखो अब इंग्लिश वाले में क्या ना, ये मुझे सेम लगाने पड़ेंगे इंग्लिश वाले में, यहाँ पे हिंदी मेरे से लिखी या ट्रांसलेट नहीं हो पाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वाले में सेम लगा दी मैंने। देखो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जिसमें एनर्जी या हीट हमारी रिलीज होगी तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमारे स्मार्ट स्टडी टिप्स से अगेन
लेकिन नोट्स को समझना मैंने वीडियो बना रखे बता रहा हूँ मैं आपको बार बार उसे देख लेना के। और रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व, जिसके अंदर एनर्जी हमारी ली जाती है, बाहर से एनर्जी ली जाती है, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके छोटे मोटे एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर इसका एग्जांपल है, और इसके अंदर हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एग्जांपल है, ठीक है। सॉरी क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हम पानी डाल देते हैं, तो ये इसका एग्जांपल है। अब इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ये वाली है हमारी कि इसके अंदर क्या है, सूरज की रोशनी से क्या हमारा रखा है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रख रखा है, सिल्वर क्लोराइड रख रखा है। तो फिर क्या होगा, हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे ग्रे कलर में बदल जाएगा सनलाइट से, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोटोलाइसिस हो गया, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन हो गया, जिसकी मदद से हमारा जो है कह सकते हैं आप यहाँ पे सिल्वर बन गया, और हमारे सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था, फिर मैंने आपको समझा दिया एक्टिविटी, ठीक है, आइयो समझ में आ गई हो, ठीक है। अब जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने तुम्हें बताया था, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, जिसके यहाँ पे कॉपर सल्फेट है वो लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के मैं तुम्हें बहुत बढ़िया से ट्रिक बता रखी है, वीडियो सॉल्यूशन जब तुम इस वाले पेज का देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें ये ट्रिक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन अभी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखो हाई रिएक्टिव है फेरस, तो उसने हमारा हटा दिया कॉपर को, और फेरस सल्फेट यहाँ पे बन गया, और कॉपर को हमने हटा के डिस्प्लेस कर दिया। तो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को इसके अंदर हटा देता है। अब एक और हमारी एक्टिविटी दे रखी है, उसे ज़रा समझ लेते हैं। अब ये वाली जो हमारी एक्टिविटी है, आप कह सकते हैं मेरा एग्जांपल पे बेस है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी होने वाली है। अब देखो एक्टिविटी 1.9 के अंदर क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे एक्टिविटी बता रखी है, कौन सी एक्टिविटी नंबर में यहाँ पे करा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा धुंधला आ रहा हो क्योंकि पेज ज़्यादा बिलर हो गया है इस वजह से ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि देखो दोस्तों, हमारे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हमारा डुबाया गया आयरन नेल्स को, यानी फेरस को हमारे इसके अंदर डुबाएंगे, तो फिर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, हमारा फेरस सल्फेट यहाँ पे बनेगा। अब फेरस सल्फेट बनने से क्या होगा, नीला जो सॉल्यूशन है हमारा ग्रीन कलर में बदल जाएगा, ग्रीन कलर में तब्दील हो जाएगा, और फिर इसके हमारे यहाँ पे आयरन सल्फेट या कह सकते हैं फेरस सल्फेट बन जाएगा, कॉपर हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, टू कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस। अब आयंस का कैसे एक्सचेंज होगा, देखो AgNO3 में जो है NaCl है, ये देखो अब क्या होगा, ये AgCl बनना चाहेगा, हमारा जो Ag है ये इसे अट्रैक्ट करेगा, और ये हमारा बन जाएगा, और हमारा Na यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे एक सॉल्ट बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन के बाहर आ जाएगा हमारा ये, ठीक है, आयो समझ में आ गया, ठीक है, सॉल्ट बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। आ जाता है हमारा एक्टिविटी 1.10। तो एक्टिविटी 1.10 के अंदर हम अब यही एक तरीके से कह सकते हैं, इसके अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है एक तरफ बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अब देखो सोडियम क्लोराइड जो नमक बनना चाहेगा, और बेरियम सल्फेट जो है हमारा, बेरियम जो है सल्फेट के पास जाकर हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। जब इन दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और हमारा कॉपर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। बेरियम सल्फेट जो हमारा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, आपको बता रखा है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो अब मैं उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूव आ जाओ, उसमें हाइड्रोजन हट जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वहीं रिडक्शन के जब हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा तो भी रिडक्शन हो जाएगा। एसिस्टी क्या है इसके लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाती है हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब एक इक्वेशन के अंदर साथ में हो रही होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब साथ में होंगे तो हम उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो तब प्यारा सा एग्जांपल दे रखा है कि क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। आप देखो इसके अंदर जो हमारा कॉपर जो है यहाँ पे आया, ऑक्सीजन ने लूज कर दिया तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, वहीं हमारा हाइड्रोजन के यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया तो हमारा ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। आइए समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है लॉन्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रा पढ़ लेते हैं इसे। अब देखो इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बता रखा है, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब इसमें देखो एक तरह से देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो अपना ऑक्सीजन छोड़ देगा, यानी जिसका ऑक्सीजन उससे ले लिया जाएगा तो वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। वहीं जो अपना ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रोजन जो अपना रिमूव कर देगा वो आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी वही वाला कॉन्सेप्ट है इस वाला, जो हमारा ऑक्सीजन छोड़ देगा तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपना हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हमारा अगला है द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हमारा सब्सटेंस हाइड्रोजन दे देगा तो वो भी तो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, रिमूव की जगह यहाँ पे ऐड ऑक्सीजन कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिमूव की जगह ऐड ऑक्सीजन हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे रिमूव ऐड ही होगा, क्योंकि ऐड होगा जब यहाँ पे थोड़ा सेंस बैठेगा, जब वो अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेगा जब भी तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, तो इसलिए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे ही कहलाते हैं। और फिर इसके हमारे यहाँ पे आ जाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट में, जब जो सब्सटेंस अपना हाइड्रोजन छोड़ देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जब वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीजन ले लेगा, रिमूव से सो दो से हमें गेन होता, तो जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीजन गेन कर लेगा ऑक्सीजन ले लेगा, तो वो हमारा आल्सो, क्योंकि उसने किसी से ऑक्सीजन हटवाया होगा जब भी तो ऑक्सीजन लेगा वो, तो यहाँ पे गेन आएगा। जब गेन करेगा तभी हमारा यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिड्यूसन हो जाएगा। ठीक है, तो गेन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट हमारे एक्टिविटी 1.10 छोटा सा एक्टिविटी है कि अगर हम कॉपर को लेके उसे बर्न करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाएगा और ये हमारा कॉपर ऑक्साइड हमें दे देगा। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हिंदी वालों के लिए, देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ हिंदी में। जब हमारा कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा ऊर्जा छोड़ेगा तो हम उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक, है ना। तो हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। और जो हमारा सब्सटेंस हमारा ऊर्जा लेगा उसे हम एंडोथर्मिक कहेंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हमारा बता रखा है जब भी हमारे सूरज की रोशनी किसी पदार्थ में पड़ती है तो वो क्या होता है, जब हमारा क्या होगा, देखो हमारा Ag क्लोराइड यानी हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है ना, हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर अलग हो जाएगा और हमारा क्लोराइड इसके अंदर अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह चांदी बनती है। अब विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया हमारी होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अधिक प्रतिक्रियाशील हमारा पदार्थ जो है वो कम अधिक प्रतिक्रियाशील वाले हमारे पदार्थ को हटा देगा उसकी जगह से। जैसे कि कॉपर सल्फेट का एग्जांपल है यहाँ पे, फेरस यानी हमारे Fe ने उसे हटा दिया और फेरस सल्फेट यहाँ पे बन गया, कॉपर हटा दिया। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया के बीच में जैसे मैं बता रहा हूँ ये हमारी एक्टिविटी उसी के बेस पे। इसके अंदर हमारा क्या है कि हमारा द्रव्य दे रखा कॉपर सल्फेट का, जिसके अंदर हमारा लोहे को डाल दिया। अब लोहा क्या करेगा, सल्फेट को अपनी तरफ ले लेगा और इसे नीले से ग्रीन में बदल देगा। ठीक है, तो यही हमारी एक्टिविटी है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, सॉरी फॉर डैट। ठीक है, तो दो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा क्या कर सकते हैं आप, विनिमय द्वारा अभिक्रिया करके। ठीक है, आयंस, दो यौगिक आयंस या विनिमय द्वारा अभिक्रिया की जाती है। मतलब आयंस का एक्सचेंज होगा, जैसे कैसे कि एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे। Ag हमारा जो Ag जो है वो क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा और NO3 जो है वो Na को अट्रैक्ट करेगा। Na जो है NO3 के पास चल जाएगा, वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है ये सब हमारा। ठीक है, और हमारा Ag क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे एक और गतिविधि दे रखी है, इसके अंदर क्या है, बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है और बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है। बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ हमारा बेरियम क्लोराइड ले रखा है। अब देखो हमारा नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब नमक सोडियम क्लोराइड बनना चाहेगा तो वो हमारा सोडियम किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड को, और बेरियम जो है सल्फेट के पास चल जाएगा। बेरियम सल्फेट जो हमारा प्रेसिपिटेट या कह सकते हैं अवस्था प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, जो हमारा किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होता है। फिर इसके हमारा ऑक्सीकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब उस टाइम में मैं कन्फ्यूज हो रहा था थोड़ा, लेकिन बता देता हूँ। जब भी ऑक्सीजन पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा योग ऑक्सीकरण कहलाएगा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है, हट जाता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है फिर भी। ठीक है, और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है तो अपचयन कहलाता है। कमी नहीं से अपचयन कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा था। जब पदार्थों से ऑक्सीजन का निष्कर्षण अपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का निष्कर्षण भी अपचयन कहलाता है हमारा। देखो अब इसे क्या होता है, अब रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। किसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण जब एक ही अभिक्रिया हो रही, एक ही हमारे समीकरण में हो रही होती है। तो देखो इसका हम आपको उदाहरण दें तो इसका उदाहरण हमारा बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। अब देखो पर ऑक्साइड का जो हमारा ये है, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन हो रहा है। अब कॉपर अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो यहाँ पे जाके कॉपर हमारा ऑक्सीजन छोड़ रहा था, यहाँ पे आगे रिडक्शन हो गया। अब वहीं हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन मिल गया तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद हमारा ऐसे एग्जांपल है, सब अदर एग्जांपल है ना, यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारी अगली गतिविधि जो है, अगली गतिविधि के अंदर क्या कर रखा है, कॉपर जो है, कॉपर को अगर आप जलाते हो गैस पे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हमारे ये अगला दे रखा है, इसमें थोड़ी गलती है, मैं आपको बता देता हूँ। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन दे देता है तो वो तो हमारा ऑक्सीजन कारक कहलाता है, परंतु पर यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन को हटाने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा, नहीं, लेकिन हाइड्रोजन को लेने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, तो ये गलती है, हटा नहीं देगा, लेने वाला लिख देना। और यहाँ पे पदार्थ अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, जो पदार्थ अपचयन के लिए हाइड्रोजन देगा वो हमारा अपचायक कहलाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हमारा जो, और यहाँ पे भी यही गलती हो गई, वह पदार्थ जो मौसम के दूर करते अपचायक भी कहलाता है। सॉरी दोस्तों, ऊपर ऑक्सीजन की जगह सीजन लिख गया था तो यहाँ पे मौसम लिख गया है ना। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे जो पदार्थ दूर नहीं करते, पूरी लाइन निकलते हैं, मैं यहाँ पे काट देता हूँ इस लाइन को। तो यहाँ पे जो पदार्थ हमारा क्या करे, हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया लाइन गलत है, तो जो पदार्थ ऑक्सीजन ले लेता है
तो वो है हमारा अपचायक कहलाता है। ठीक है, तो ये है। तो अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वालों। तो इंग्लिश वालों छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, मेरे पास चैप्टर खत्म, बाय बाय टाटा। और हिंदी वालों भी। तो अब बचा हमारा कोरोजन किस लिए होता है। देखो भाई इंग्लिश वालों, कोरोजन किस लिए होगा। कोरोजन हमारा होता है जंग। कोरोजन जंग कैसे लगती है, जब हमारा मॉइस्चर और हमारा हवा दोनों साथ में लग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वैन मॉइस्चर और हमारा जंग हमारे अटैच कर देते हैं हमारे लोहे पे, तो हम कह सकते हैं उसको कोरोजन हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक हमारा। ठीक है, तो हमारे एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर क्या बता रखा है, जब हमारे चांदी के ऊपर काली काली परत जाती है तो हम उसे भी कह सकते हैं यहाँ पे जंग लग चुका है, कोरोजन हो चुका है। अब जैसे ये किसी कितना डैमेज कर सकता है, कार बॉडीज़ को, ब्रेजेस को, आयरन रेलिंग्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेट्रा है। रेंसिडिटी क्या होता है, जब खाने के अंदर हमारा ऑयल रिलीज़ कर देता है, ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है खाना, और फैट एंड ऑयल्स जो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो रेंसिड बन जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं और जिनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा खाना जो है रेंसिड हो चुका है या खट्टा हो चुका, बासी हो गया। तो यहाँ पे हमारे इसको कुछ बचाने के तरीके बता रखे हैं, कैसे तरीके के एयर टाइट कंटेनर के अंदर है, कैसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसके कुछ तरीके वगैरह बता रखे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स डालो फूड के अंदर, उसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखो और उसका ऑक्सीडेशन से बनाओ। और पता है चिप्स की कंपनी जो है बैग्स जो होते हैं चिप्स के, उसके अंदर नाइट्रोजन लगा देती है जिससे कि ऑक्सीडाइड ना हो। अब इसे हिंदी में पढ़े तो साराक्षर यानी हमारा जंग लगना। जंग कैसे लगती है, नमी और हमारे अमल एसिड वगैरह हमारे लग जाते हैं, जब हमारी जंग लग जाती है लोहे वगैरह में। और इसके अंदर एक हमें बता रखा चांदी के ऊपर जो काला लेप लग जाता है उसे भी एक तरीके का जंग का प्रकार ही माना जा सकता है। ये हमारी अलग अलग कार की हमारे शरीर वगैरह को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कार वगैरह को। खाना बासी कैसे होता है, खाना बासी होता है हमारा ऑक्सीडाइज होने से। अब ऑक्सीडाइज कब होता है फूड, जब हमारा ऑक्सीडाइज यानी बासी ऑक्सीकरण हो जाता है जब फूड का, तो उसे हम कह लेते हैं। और उसके अंदर हमारा जो तेल वगैरह होते हैं वो बुझ जाते हैं, तो उससे हमारा खाना बासी हो जाता है। आमतौर पर पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह डालने चाहिए, उसके साथ हमें तेल वगैरह खाद्य पदार्थों में मिलाए जाना चाहिए। खाने के अंदर हमारा एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए खाने को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीडेशन से मदद मिलेगी। और हमारी जो कंपनियाँ वगैरह जो हैं उसके अंदर हमारा जो चिप्स का बैग वगैरह होता है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह डाल देते हैं, इससे ऑक्सीकरण ना हो। तो दोस्तों आपका चैप्टर का क्विक रिवीजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर अभी मत जाना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है तुम्हें। ठीक है, चैप्टर के जैसे कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन नीचे चैप्टर्स हैं तो आप हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट स्कोरिंग नोट्स चाहिए। अब देखो इसके अंदर ना सारी चीज़ें हमारी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ऐसी ही नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो अब तुम देखोगे हर पेज के नीचे आप देखोगे यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हो ना, तो आप सोचोगे क्लिक हेयर क्या ऐसी है क्या। नहीं भाई ऐसी नहीं है क्लिक हेयर। अगर तुम फिर क्लिक करोगे तो यूट्यूब वीडियो पर पहुंच जाओगे जिस पे इसका वीडियो सॉल्यूशन है वगैरह देख पाओगे। अब देखो इसी के साथ बहुत सारे लिंक्स वगैरह ऐड कर रखे हैं, है ना। अब सब चीज़ें मैंने विजुअलाइज करी और जो भी छोटी मोटी देखो वीडियो सॉल्यूशन देखने का क्या फ़ायदा, छोटी मोटी गलती जो है वो तुम्हें सब पता चलती जा रही है। अब देखो इसका पार्ट 1 देखो मैं चैप्टर जो समझाया था 4 पार्ट्स के अंदर बेसिकली समझाया था। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वगैरह पार्ट 4 सबका ही लिंक YT चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर ले। सारे नोट्स मैंने ही लिखे हैं, एडिटिंग के टाइम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर डैट। लेकिन हाँ मैं तुम्हारी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बिना बिल्कुल भी मत जाना। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन दी है, अपने दोस्तों के साथ भी भेज देने से वो भी क्योंकि रिविजन कर पाए। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।